गुड मॉर्निंग, सीधा सौदा के मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। मूड माहौल ग्लोबली बेहतर नजर आएगा। अच्छा, दो इंपॉर्टेंट संकेत हैं। एक तो यूएस में डाउ का बढ़िया ट्रैक्शन, हमने फ्राइडे को देखा 200 पॉइंट की रैली। आज सुबह डाउ फ्यूचर्स 200-300 पॉइंट के उछाल के साथ कामकाज कर रहा है। तो यूएस से ओवर द वीकेंड क्यूज बढ़िया थे, पर दो इश्यूज हैं। एक तो कच्चा तेल जो लगातार उछाल दिखा रहा है, $76 की कन्विंसिंगली ऊपर ब्रेंट ट्रेड करता हुआ, और दुनिया भर में वो डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर थोड़े से कंसर्न्स। इन बीच में एसजीएक्स निफ्टी एक फ्लैटिश टू माइल्डली पॉजिटिव ओपनिंग के इंडिकेशन देता हुआ, ये तो ग्राउंड है नीरज जी। लेकिन जिस पिच पे मुकाबला होना वो कैसी स्टैक्ड अप है? पिच ठीक लग रही है आशीष मुझे। कोई बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जो इंडियन मार्केट में अगर आप पिछले लास्ट वीक का पूरा ट्रेड देखें तो उसमें मार्केट ने अपने को बहुत रेजिलिएंट दिखाया है। कई विदेशी झटके ये सब देखने के बावजूद मार्केट सस्टेन करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। कंसर्न सिर्फ मुझे वो क्रूड वाला लगता है, जो कि एक सीरियस चैलेंज की तरफ बढ़ता दिख रहा है। 76 को क्रॉस करना, मैं बहुत होपफुल हूँ कि शायद इस बैठक में थोड़ा सा प्रोडक्शन अगर बढ़ने की खबर आती है तो कूल ऑफ होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें यह है कि जो ओपेक की लास्ट बैठक थी उसमें जो असेसमेंट किया था क्रूड डिमांड का, उसमें केवल यूएस मार्केट कैप्चर था, जहाँ पे जो फ्यूल डिमांड है वो लगभग 2019 के लेवल पे पहुँच चुकी, केवल 2-3% कम है। एविएशन डिमांड अभी भी वहाँ 33% कम है 2019 के मुकाबले। लेकिन दिक्कत ये कि इंडियन मार्केट उसमें डिस्काउंट नहीं किया गया था, और इंडिया में जिस तरह से सर्ज डिमांड की दिख रही है पेट्रोल डीजल की, वो बहुत सिग्निफिकेंट, क्योंकि अभी भी हम 2019 के हिसाब से 38% नीचे चल रहे हैं। तो अगर ये डिमांड इंडिया से बढ़ती रही तो फिर ओपेक को प्रोडक्शन बढ़ाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, या प्राइस डिमांड के हिसाब से मैच नहीं करेगा। तो क्रूड को अगर छोड़ दें तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। बॉर्डर वाले जो टेंशन की बात मैंने बताई थी उसमें मार्केट उसको डाइजेस्ट करके चलता, वहाँ से कोई बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन क्रूड एक प्ले हो सकता है, इसको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, तो 10 के 10 भाई। क्रूड एक इंपॉर्टेंट वेरिएबल, और हाँ अदरवाइज दिक्कत नहीं है। लकीली इस हफ्ते नीरज जी क्या है, घर से काम करना है तो डीजल की नौबत ज़्यादा आएगी नहीं, तो इम्पैक्ट कम पड़ेगा। तो शुरुआत में खरीदारी वैसे लाजली आज खरीदारी है, 10 के 10 बाय कॉल्स हैं। सरकारियों से, सरकारी कंपनीज खासतौर पर डाल पे, क्योंकि अब उनके रिजल्ट्स आने, उनसे रिलेटेड खबरें बड़ी सारी आ रही हैं। तो पहली सरकारी कंपनी है MSTC। तो साल के हाई 400, ये स्टॉक चल रहा है 270 के जोन्स पर। और क्या Q4 का परफॉर्मेंस है, आय 165 से बढ़कर 511 करोड़ रुपए, 210% का जंप। मुनाफा 11 करोड़ का बढ़कर 75 करोड़ रुपए, 580% का जंप। सरकार का 64-65% का स्टेक है। दूसरी है मॉइल। सरकारी कंपनीज में खबरें थी वीकेंड में। गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश यानी कि MP सरकार ने 850 स्क्वायर किलोमीटर और 485 स्क्वायर किलोमीटर मैंगनीज बेयरिंग जो एरियाज हैं बालाघाट और छिंदवाड़ा के, वो इस कंपनी के फेवर में अलॉट कर दिए मैंगनीज ओर के एक्सप्लोरेशन को लेकर। कंसर्न्स रहती थी कि जो माइनिंग एरिया है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, ये बढ़िया और माइनिंग आती के लिए एवेन्यूज खोलते हुए। भारत सरकार का 54% स्टेक है, और इसमें क्योंकि महाराष्ट्र और MP में माइंस हैं, सरकार के अलॉटमेंट्स आते हैं, तो उन दोनों के पास 5-5% और स्टेक है। तो सरकार का यहां पे बढ़िया 64% का हिस्सा। अगली कंपनी है KIOCL। इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, भारत सरकार ने दरअसल एक कम्युनिकेशन दिया। ओवर द वीकेंड अपडेट आया कि इन प्रिंसिपल मंजूरी मिल गई है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंतर्गत 401 हेक्टेयर को डाइवर्ट करने के लिए, माइनिंग और उसके लिए अप्रोच रोड बनाने के लिए वो मंजूरी आ चुकी है। आयरन ओर और मैंगनीज ओर की माइनिंग, जो कि देवादारी हिल रेंज में ये कंपनी KIOCL करती हुई नजर आएगी। तो मॉइल को MP सरकार ने एडिशनल लैंड अलॉट कर दी है मैंगनीज माइनिंग के लिए, KIOCL के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंसेस आते हुए, और यहां पे तो खैर सरकार का हिस्सा 99% का है। इरकॉन इंटरनेशनल सरकारी कंपनी फोकस में, और ये इसीलिए क्योंकि एक ऑर्डर आता हुआ 650 करोड़ रुपए का ऑर्डर ओवर द वीकेंड अनाउंस करा इन्होंने। इंडियन रेलवेज की नॉर्दर्न फ्रंटियर की तरफ से वो ऑर्डर मिलता हुआ, और यहां पे भी भारत सरकार का बढ़िया 70-75%, 73% टू बी प्रिसाइज हो स्टेक। सारी सरकारी कंपनीज किसी न किसी न्यूज पिक के चलते आप लोग को आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे।
चलिए, मेरा पहला स्टॉक बड़ा वीकेंड का बहुचर्चित थायरोकेयर है। अब इसमें एक दिक्कत यह है कि 1300 पे ओपन ऑफर होगा और भाव इस समय चल रहा है 1450, तो 150 रुपये ऊपर ये स्टॉक अभी भी ट्रेड करा। लेकिन मैंने इसको चुना इसलिए है कि अगर आप डॉक्टर लाल और मेट्रोपोलिस के सामने रखें तो ये अभी भी सस्ता मिल रहा है, चाहे आप FY22 के लिहाज से देखें या 23 के लिहाज से देखें, अभी भी ये सस्ता है और इनकी ओवरहेड कॉस्ट इंडस्ट्री की चीपेस्ट है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी अपसाइड दिखा सकता है। क्यों दिखा सकता है? क्योंकि जो फार्मेसी है उसका नेटवर्क पैन इंडिया बहुत बड़ा है। तो जब उनके जो कैप्टिव क्लाइंट्स हैं जब इसके साथ मर्ज होंगे तो इस कंपनी के लिए एक नया दरवाज़ा खुलेगा, क्योंकि उनके पास मिलियंस में जो पेशेंट कह सकते हैं या लोग कह सकते हैं जो जुड़े हुए हैं, उसको ये इंटीग्रेटेड सर्विस दे पाएंगे। तो एक मुझे इसलिए लगता है कि इसमें अभी अपसाइड बहुत बनेगी। दूसरा, रिवर्स मर्जर होता है या डिलिस्टिंग होती है, चर्चाएं डिलिस्टिंग की भी हैं। तो क्या होता है पता नहीं, अभी ये भविष्य के गर्भ में है। तो हमें लगता है उसकी वजह से भी एक ट्रिगर बनेगा। और अगर आप स्टॉक को देखें तो स्टॉक भले ही 3 महीने में 65% चल चुका है, लेकिन डॉक्टर लाल और मेट्रोपोलिस कौन सा नीचे, एग्जैक्टली सेम है। आप किसी भी पैरामीटर में देखिए, आप EV/सेल्स देखिए, एबिटा देखिए, मार्क्सिस देखिए, सब कुछ लगभग वैसे ही टैंडम में चल रहा है। तो मुझे लगता है ये इसके लिए एक बूस्टर है, इसलिए थायरोकेयर में लॉन्ग कॉल है। लेकिन चूंकि मार्केट में भगवान होता है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना चाहिए। दूसरा स्टॉक है SJVN। यहाँ पे खरीदारी करके चलिए, 32 का लक्ष्य है। क्यों? क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स आए हैं ऑपरेशनली नंबर बहुत ही शानदार है। 103% इनका रेवेन्यू बढ़ के हुआ आया है और मुनाफा दुगना हुआ है, 600 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने रखा है। एक्सपेक्टेशंस बाजार बहुत लगा के बैठता है, उसके कंपैरिजन में आपको थोड़ा सा कम दिखेंगे, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म में नंबर काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं। तो इसलिए हमें लगता है यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। ये पता है, डॉक्टर A वेलुमणि साहब ने, ये बार्क के साइंटिस्ट थे। 1995 में इन्होंने इस धंधे की शुरुआत करी थी 2 लाख रुपए से, और आज जब एग्जिट कर रहे हैं तो उसी धंधे का मूल्यांकन, उसी धंधे का वैल्यूएशन $1 बिलियन का है। 1995 में वेलुमणि साहब मिल गए होते तो कुछ पैसा डाल दिया होता नीरज जी तो मजा आ जाता। तो बहुत कसम के वैल्यूएशन कमांड करे इन्होंने। अच्छा, क्विकली अगला स्टॉक, दोनों स्टॉक्स मेंशन कर देता हूं। अगर कोई प्रोमोटर अपने ट्विटर फीड पे बहुत ज़्यादा फिलॉसफी दिखाने लगे ना, समझ लो कि वो वैराग्य की तरफ जा रहा है। वेलुमणि साहब ऐसे ही करते हैं। अच्छा, वेलुमणि साहब का नहीं तो मेरे को बहुत अच्छा एग्जिट लगा वेलुमणि साहब का। वेलुमणि साहब का एक मैं वो पढ़ रहा था अपडेट कि उन्होंने क्यों करा, क्योंकि उनके दोनों जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्लाइन नहीं है इस बिजनेस की तरफ, और वो मानते हैं कि अब इतना बड़ा बिजनेस स्प्रेड हो चुका है कि वो कैपेबल नहीं है। तो बिल्कुल सही कॉल था, बढ़िया वैल्यूएशंस पे नहीं संभाल सकते तो ठीक है, कॉल लेने का स्मार्टली, और वो $1 बिलियन के वैल्यूएशंस पे एग्जिट कर लिया। मुझे लगता है इससे बढ़िया बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती थी। जरूरी नहीं है जो आप पसंद करते हो, जो आप संभाल सकते हो, दूसरी जनरेशन भी उतनी बखूबी उस चीज को संभाल पाएगी।